सोचिए, क्लास में पढ़ाते वक्त क्या कभी ऐसा लगता है कि बच्चे बस पैसिवली सुन रहे हैं और चीज़ों को सच में डीपली प्रोसेस नहीं कर रहा है? खैर, आज हम एक ऐसी फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक्सप्लेनर इस बात पर फोकस करता है कि कैसे लेसन गोल्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम एक्चुअल टैंजिबल स्टूडेंट आउटकम्स जनरेट कर सकते हैं। एक सॉलिड एक्शनेबल टारगेट सेट करने से न सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदलता है, बल्कि डीपली सीखने का भी। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मेन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं वो हैं ऑब्जर्वेबल नॉलेज को डिफाइन करना, टैक्सोनॉमी में हुए रिवीजन को समझना, वर्ब्स और कॉग्निटिव लेवल्स का रिलेशन, इफेक्टिव लर्निंग टारगेट्स बनाना और सबसे आखिर में एक्टिव और पैसिव लर्निंग के बीच का कोर डिफरेंस। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डिफाइनिंग ऑब्जर्वेबल नॉलेज, यानी उस ज्ञान को समझना जिसे सच में मापा जा सके। इस कोर थ्योरी का फंडा बिल्कुल सिंपल है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आखिर है क्या? ये दरअसल उन मेजरेबल वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाओं का एक सिस्टम है जो क्लासिफाई करता है कि एक स्टूडेंट सच में क्या सीख रहा है। जब ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाते हैं जिन्हें क्लियरली ऑब्जर्व और मेजर किया जा सके, तो ये इस बात का ठोस प्रूफ होता है कि दिमाग में एक्चुअल कॉग्निटिव एक्टिविटी चल रही है। मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना काफी नहीं है, बच्चा फिजिकली या मेंटली क्या एक्शन ले रहा है, असल में वही लर्निंग का सबसे बड़ा सबूत है ना? और ये बेसलाइन फाउंडेशन वही मशहूर 1956 का ओरिजिनल बेंजामिन ब्लूम वाला पिरामिड है। इसने बरसों से एजुकेटर्स को कॉग्निशन यानी ज्ञान संबंधी श्रम का एक बेसिक हायरार्की समझाया है। सबसे नीचे फाउंडेशनल नॉलेज से शुरू होके सबसे ऊपर इवैल्यूएशन तक ये हमेशा से एक हिस्टोरिकल एंकर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द टैक्सोनॉमी रिवीजन, एक नया और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1956 वाला जो ओरिजिनल मॉडल था वो पूरा का पूरा नाउन बेस्ड कैटेगरीज पर टिका था, नाउन्स यानी स्थिर शब्द। लेकिन 1990s में लॉरेन एंडरसन ने, जो वैसे ब्लूम के ही स्टूडेंट थे, एक बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव किया। उन्होंने इन नाउन्स को हटाकर एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल शुरू किया। और यकीन मानिए, शिक्षण की दुनिया में ये एक मैसिव शिफ्ट था। क्यों? क्योंकि अब पूरा फोकस इस बात पर आ गया था कि बच्चे प्रैक्टिकली क्या करेंगे, ना कि सिर्फ क्या जानेंगे। जब हम इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखते हैं तो ये स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन बिल्कुल साफ दिखता है। हम स्टैटिक नॉलेज यानी रुके हुए ज्ञान से आगे बढ़ चुके हैं। अब ध्यान डायनामिक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर है। नोटिस करने वाली बात यह है कि नए पिरामिड के टॉप पर अब इवैल्यूएशन नहीं है, बल्कि नया क्रिएट करना यानी क्रिएटिंग सबसे ऊपर आ गया है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, वर्ब्स एंड कॉग्निटिव लेवल्स। इसे एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह समझिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये एक्सपांसिव व्हील एकदम से देखने में थोड़ा डेंस लग सकता है, लेकिन दरअसल ये एक खजाना है। ये विजुअली दिखाता है कि हमारे पास प्रैक्टिकली अनंत ऑप्शंस हैं कि कैसे अलग अलग स्पेसिफिक वर्ब्स और स्टूडेंट प्रोडक्ट्स को लर्निंग डोमेन्स के साथ जोड़ा जा सकता है। ये मैप लिटरली हर कॉग्निटिव लेवल पर नई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। चलिए इसको ग्राउंड लेवल से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशनल लेवल्स, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक वर्ब से, जैसे आइडेंटिफाइंग या लिस्टिंग। इनके टैंजिबल प्रोडक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जैसे कोई फैक्ट वर्कशीट या एक सिंपल क्विज। फिर हम थोड़ा और डीप जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पर। यहाँ समलाइजिंग और एक्सप्लेनिंग जैसे वर्ब्स आते हैं, जिसका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्लास में होने वाली एक शो एंड टेल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे जैसे दिमाग पर थोड़ा और जोर पड़ने लगता है, हम इंटरमीडिएट लेवल्स में एंटर करते हैं। यहाँ हम इम्प्लीमेंटिंग या डीकंस्ट्रक्टिंग जैसे वर्ब्स यूज कर सकते हैं। जब एक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट्स भी एडवांस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सिमुलेशन बनाना या डेटा एनालाइज करने के लिए एक डिटेल्ड सर्वे डेटाबेस या स्प्रेडशीट तैयार करना। यहाँ असली मायने में थ्योरी को प्रैक्टिस में बदला जा रहा है। और फाइनली हम आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के एब्सोल्यूट टॉप पर, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। इस लेवल पर टारगेट्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो टोटली नया बनाने और चीज़ों को डीपली जज करने को प्रोवोक करें। इसके प्रोजेक्ट आइडियाज़ काफ़ी वास्तविक होते हैं, जैसे किसी डिबेट पैनल को लीड करना, एक कम्प्लीटली नया गेम डिवाइस करना, मीडिया प्रोडक्ट डिज़ाइन करना या एक ओरिजिनल गाना कंपोज करना। ये सारी एक्टिविटीज़ प्योर क्रिएटिविटी और डीप क्रिटिकल थिंकिंग की डिमांड करती हैं।
चौथा भाग, इन वर्ब्स को यूज करके इफेक्टिव लर्निंग टारगेट्स कैसे बनाएं। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्लास में अप्लाई करने के लिए आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ ये फ्रेमिंग बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। उदाहरण के लिए आई कैन रिकॉग्नाइज ट्रांजिशन वर्ड्स। देखिए, जब हम फाउंडेशनल गोल्स को इस तरह सेंटेंस में ढालते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी अचानक से बहुत ठोस और प्रैक्टिकल हो जाती है। और एक बढ़िया बात यह है कि इन एक्सप्लिसिट टारगेट्स को अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज वाले छात्रों के हिसाब से आसानी से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब इस अंडरस्टैंडिंग लेवल के एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। आई कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द एनिशिनेबे इन द 19th सेंचुरी टू द 21st सेंचुरी। नोटिस किया आपने? यहाँ कंपेयर वर्ब ऑटोमैटिकली दिमाग को हिस्टोरिकल कनेक्शंस ढूंढने और कॉन्ट्रास्ट करने की तरफ पुश करता है। ये सिर्फ रोट लर्निंग नहीं बल्कि डीप कॉम्प्रिहेंशन है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि टैक्सोनॉमी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल और साइंटिफिक विश्लेषण जरूरी हो जाता है। आई कैन डीकंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स, ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। चीज़ों को उनके छोटे हिस्सों में डीकंस्ट्रक्ट करना, तोड़कर स्ट्रक्चर को समझना, दरअसल यही एनालाइजिंग स्टेज की सबसे बड़ी पहचान होती है। और एकदम हाईएस्ट टियर पर आने के बाद डिवाइस यानी नया तरीका ईजाद करना जैसे वर्ड्स सामने आते हैं। इस स्टेटमेंट में क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज करने की बात हो रही है। ये वर्ब लिटरली अनरियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स इश्यू से भिड़ने की ताकत देता है। एक सॉल्यूशन बनाना, एक नई अप्रोच डिजाइन करना, यही तो क्रिएटिंग लेवल का अल्टीमेट गोल है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। यहाँ थोड़ा पॉज लेते हैं। इस लेआउट में एक बहुत क्लियर डिवाइडिंग लाइन है। एकदम स्टार्क रियलिटी ये है कि जहाँ बेसिक लेवल्स जैसे नोइंग और अंडरस्टैंडिंग को पैसिवली सुनकर भी ग्रहण किया जा सकता है, वही हायर ऑर्डर थिंकिंग वो एक्टिव लर्निंग के बिना सिंपली इम्पॉसिबल है। अप्लाइंग हो या एनालाइजिंग, बिना अग्रेसिवली और एक्टिवली इन्वॉल्व हुए माइंड उस लेवल पर प्रोसेस ही नहीं कर सकता। इस विजुअल मैपिंग से ये फैक्ट और भी पावरफुली इस्टेब्लिश होता है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि डिफाइन या लिस्ट जैसे वर्ब्स स्पेक्ट्रम के उस पैसिव केपेबल साइड में आते हैं, जबकि दूसरी तरफ वाले वर्ब्स कंप्लीटली अलग लेवल की कॉग्निटिव एनर्जी और एक्टिव एंगेजमेंट मांगते हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमें सीरियसली लर्निंग आउटकम्स को एलिवेट करना है तो राइट साइड वाले वर्ब्स पर भरोसा करना ही होगा। एक्सपेरिमेंटिंग, फॉर्म्युलेटिंग, असेसिंग, इन एक्शंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। यहाँ पैसिव सुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और डीप लर्निंग यहीं से निकल कर आती है। तो इस चर्चा को रैप अप करते हुए एक बहुत अहम सवाल पर विचार करना बनता है। जब भी आज के लेसन प्लान्स को इवैल्यूएट किया जाता है तो क्या सच में वहाँ नेचुरली हायर ऑर्डर टास्क्स एक्टिवली परफॉर्म हो रहे हैं या फिर बस एक पैसिव तरीके से फाउंडेशनल नॉलेज ली जा रही है? एक बार सोचिए जरूर। यही वो डीपली रिफ्लेक्टिव सवाल है जो एक मजबूत और इम्पैक्टफुल करिकुलम डिजाइन का बेस बनता है। नए तरीके आजमाते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।